सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। और आज की जो बात है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। अब सिंस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड मुझे खुद भी बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करने की ज़रूरत है, एंड सिंस इतनी ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है एंड जो लोग इसमें इन्वेस्टर्स हैं या नहीं है आजकल वो इस चीज़ से कंसर्न है। आई गॉट सम क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर वो इस कन्वर्सेशन में क्लियर नहीं होती हैं तो एट द एंड हम लोग वो भी क्लियर करेंगे। सो फॉर दैट आई हैव समबडी जिनका तकरीबन 8 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो गया क्रिप्टो में। बाकी वो क्या करते रहे हैं और अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में उन्हीं से बात करते हैं। सो वेलकम हारून साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो हारून भाई थोड़ा अपने बारे में बताएं। सो बेसिकली आई एम इन द क्रिप्टो स्पेस सिंस 2012। माशाल्लाह। तो 2012 से मैं इस स्पेस में काम कर रहा हूँ और आई एम यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, यूईटी से इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, और ड्रॉप आउट के बाद आई वर्कड एट ड्रॉप आउट होने के बाद आई वर्कड एट माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के बाद मैंने जो है अपनी कंपनी स्टार्ट की विद द नेम एम्परर्स बाज़ार। ओके। सो उस वक्त इतना क्रिप्टो का क्रेज़ नहीं था, बट इट वाज द फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करती थी। ठीक है। उस वक्त क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, सो आई कोडेड द एंटायर प्लग इन, और उसके ऊपर जितनी भी मैंने वो चीज़ें मैंने खुद बनाई। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन डेवलपमेंट सर्विसेज एजेंसी, और अभी जो है वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्रिप्टो एंड डीफाई कंपनीज। वंडरफुल वंडरफुल। सो क्रिप्टो की आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। क्रिप्टो है क्या? क्योंकि मैं बड़ा ऑनेस्टली आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे कुछ बहुत मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, शायद वो सही कॉन्सेप्ट्स भी हों। ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे क्रिप्टो है क्या? एक लेमैन्स टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या चीज़ है क्रिप्टो? देखिए, क्रिप्टो को बहुत से लोग बड़े डिफरेंट तरीक़ों से समझाते हैं। कुछ बहुत टेक्निकल है, कुछ डेफिनेशन बहुत नॉन टेक्निकल है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री में ले जाऊंगा ताकि जो डेफिनेशन है वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाए। सो क्रिप्टो करेंसी जो है बेसिकली अभी राइट नाउ इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एसेट। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सातोशी नाकामोटो साहब ने, जो कि अननोन है और अंडरग्राउंड है, तो पता नहीं ज़िंदा भी हैं या नहीं है। सो 2008 में उन्होंने बिटकॉइन का वाइट पेपर जो है वो उन्होंने बनाया था। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली इस मकसद से आई थी कि टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मनी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी। अभी की जो करेंसीज़ हैं वो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो आपकी करेंसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह पता हो कि जो इंटरेस्ट रेट है उससे आपकी करेंसी की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, वो गवर्न होती है। इंटरेस्ट रेट अगर आपके कम हो तो मनी सप्लाई ज़्यादा की जाती है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो फिर मनी सप्लाई उस हिसाब से कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशंस एंड डिफ्लेशंस और ये साइकिल्स आते रहते हैं। अगर आप मनी की वैल्यू देखें तो ओवर द लास्ट 10 और 15 ईयर्स तो आप खुद सोचें कि मनी की वैल्यू कितनी गिर चुकी है। जो 1 रुपए की बाइंग पावर थी वो 15 साल पहले क्या थी और अभी क्या है। अभी तो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते अगर हम किसी को 1 रुपए दे रहे हो तो हाँ, वो खुद रख के चले जाते हैं कि यार, बल्कि हमें ज़मीन पे पड़े हुए मिलते हैं। कम से कम 10 रुपये होने चाहिए, कम से कम 10 रुपये होने चाहिए, 5 रुपये होने चाहिए। सो मनी की वैल्यू ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा आप इस तरह समझें कि डिक्रीज़ होती है। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी जो थी उसका मेन मकसद ये था कि ऐसी करेंसी बनाई जाए कि उसको गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स से निकाल दिया जाए। टेकिंग द करेंसी आउट ऑफ दीज गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, एंड आई गेस दिस इज द रीजन कि बहुत सी गवर्नमेंट्स जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि नहीं, उसकी तरफ मैं आता हूँ, उसकी फिर बहुत वजूहत हैं। सो क्रिप्टो करेंसी का मेन मकसद ये था कि करेंसी को और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट को इन सबको अलहदा कर दिया जाए, एटलीस्ट करेंसी को इनसे अलहदा कर दिया जाए। अब ये इस पर बहुत अरसे से काम हो रहा था, 1980 से इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा था कि हम जो है डिजिटल करेंसी बनाई जाए। क्योंकि जब आप देखें तो इंटरनेट के थ्रू आप एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो बहुत से उन्होंने कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाई जाए कि एक दूसरे को हम पैसे भी डिजिटली सेंड कर सकें। उस वक्त ये वीज़ा और मास्टर कार्ड नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन उसमें एक मसला था जिसको हम टेक्निकली कहते हैं द डबल स्पेंड प्रॉब्लम। डबल स्पेंड प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट के ऊपर हम बिट्स एंड बाइट्स एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। मैं आपको अगर एक सॉन्ग है, मैं आपको एक दफ़ा भेज सकता हूँ, लेकिन वही सॉन्ग मैं बाकी लोगों को भी भेज सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन इफ़ यू रिप्लेस दिस सॉन्ग विद करेंसी, तो मैंने अगर आपको 10 रुपये भेजे और मैं वही 10 रुपये फिर आगे 10,000 और लोगों को भेजूँ, तो फिर उस 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स नॉट अ करेंसी, इट्स नॉट मनी।
इसको कहते हैं डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम के डिवाइजिंग अ मैकेनिज़्म कि मैं अपना पैसा जो है वो एक ही दफ़ा स्पेंड कर सकूँ। जस्ट लाइक इफ़ आई गिव यू 10 रुपीज़ राइट नाउ, तो 10 रुपये की ओनरशिप मुझसे चली जाएगी, आपके पास आ जाएगी, मैं दोबारा वो 10 रुपये स्पेंड नहीं कर सकता। नाउ हाउ कैन यू इंश्योर दैट डिजिटली? ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती थी, जिस तरह हम सॉन्ग शेयर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। टोरेंट जो है प्रोटोकॉल है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, उसको जो है बंद करना बहुत मुश्किल है। पायरेटेड मूवीज़ और पायरेटेड सीजन्स जो हैं अक्सर लोग टोरेंट से डाउनलोड करते हैं। तो उस पर क्रैक डाउन क्यों नहीं किया जा सकता? उसकी वजह ये कि इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, बट उसका एक सेंट्रलाइज एस्पेक्ट भी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्रैक डाउन करती है, रिलेज वगैरह, और उसको ख़त्म कर लेते हैं सर्वर्स को, तो आपका पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। तो उसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो ये डबल स्पेंड प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन दे वर बेस्ट सूटेड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, मूवीज़, सॉन्ग्स, बाकी सारी चीज़ें, बट नॉट द मनी। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट मनी आउट ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो सातोशी नाकामोटो ने क्या किया, उसने कोई नई चीज़ इंक्लूड नहीं की। उसने 1980s से लेकर अब तक जितना काम हो चुका था उन सबको आपस में उसने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद उसने एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मनी क्रिएट किया जिसको कहा जाता है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन जो है वो एक ऐसी, आप समझें कि एक करेंसी है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है कि जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है और ना ही कभी आ सकती है। अच्छा, चाइना ने कोई 1000वीं बार बिटकॉइन को भी रिसेंटली दोबारा बैन किया। चाइना 1000 बार बिटकॉइन बैन कर चुका है, यूएस बैन कर चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा माइनिंग चाइना में होती है, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का जो इन्फ्लो है वो चाइना में होता है। सो ये जितने कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बिटकॉइन पिछले 10 सालों में 10,000 दफ़ा बैन कर चुके हैं, लेकिन ये बिटकॉइन को बैन नहीं कर पाए। क्योंकि बिटकॉइन को बैन किया नहीं जा सकता, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। ये गवर्नमेंट और उनके कंट्रोल में नहीं, ये आम लोगों के कंट्रोल में। इफ़ यू वांट टू बैन बिटकॉइन, यू हैव टू शट डाउन द एंटायर इंटरनेट। अच्छा, हाँ, अगर आप इंटरनेट को बंद करेंगे फिर आप बिटकॉइन को बंद कर सकते हैं। जब तक इंटरनेट है, जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ बिटकॉइन होगा। इन ऑर्डर टू बैन द बिटकॉइन यू हैव टू शट डाउन द इंटरनेट। तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए चाइना जैसी सुपर पावर जो है वो गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन की है, बहुत बार की है, अभी रिसेंटली दोबारा किया है। बट बिटकॉइन इज़ रनिंग एज इफ इट वाज रनिंग 10 years ago। उसको कोई बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। इसके पीछे वजह ये है कि लोग इसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी, या इसके पीछे वो जो हम कहते हैं कि कोई ऐसी वजह है जो हमें अभी तक नहीं पता? इसके पीछे जो वजह है वो इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आप को मैं बड़े लेमैन उसमें टेक्नोलॉजी का समझा दूंगा। बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक्स है, गवर्नमेंट्स हैं, वो रिप्लेस हो चुकी हैं विद माइनर्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स में विद वैलिडेटर्स। ठीक है, जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बैठे हुए और वो इस चीज़ को चला रही हैं। ठीक है, सो अब ये करेंसी जो है ये दुनिया के बंदे चला रहे हैं। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में इसकी माइनिंग हो रही है, ये चल रहा है। तो अगर एक रीजन होता है तो दूसरा होता है, दूसरे को बंद करते हैं तो तीसरा होता है। तो एक साथ इकट्ठा इस सारे माइनिंग ऑपरेशंस को बंद करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा, इसके पीछे जो प्रोटोकॉल है, जो इट्स समवट सिमिलर टू द बिट टोरेंट प्रोटोकॉल, जो कि आप टोरेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीडिंग वगैरह उसमें होती है। हाँ, उसमें अब आप जो भी कर लें, लेकिन अगर 3 बंदे भी सीड कर रहे हैं तो आप वो मूवी या वो सीज़न डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें इसी तरह चल रहा होता है कि इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। अब वो मूवी वाले जो हैं वो जितने भी लॉ सूट्स करें, जो कुछ भी करें, वो बंदा कहे कि ये सर्वर इसका रशिया में है, सर्वर इसका वहाँ पर। अब वो मेन सर्वर का इशू है। तो बिट टोरेंट प्रोटोकॉल जो है उसमें एक सेंट्रलाइज एंटिटी आपको चाहिए होती है, इट्स नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, जो अगर मैं सीड भी कर रहा हूँ, टोटली डिसेंट्रलाइज है। मैं अगर सीडिंग भी कर रहा हूँ तो मैं एक सर्वर पे अपना डेटा भेज रहा हूँ, पैकेट्स में, चंक्स में, और वो सर्वर जो है वो आगे रिले कर रहा है। ठीक है, सो ये सारा सिस्टम है बिट टोरेंट का। अब उसमें आप देखें, जब तक गवर्नमेंट क्रैक डाउन नहीं करती, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं जाती, उनको नहीं पकड़ती, तब तक आप ये द पायरेट बे .org जितना भी, जब तक इनको जाके पकड़ा नहीं है तब तक इनके सर्वर बंद नहीं कर सकते थे। अभी तक चल रहे हैं, अभी भी बहुत से टोरेंट प्रोटोकॉल चल रहे हैं। जो है आगे वो चेंज कर देते हैं, डोमेन चेंज कर देते हैं। तो दिस इज समवट सिमिलर टू द बिट टोरेंट प्रोटोकॉल, बट विद अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड एस्पेक्ट। और इसमें कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है बिटकॉइन में। जिस तरह बिट टोरेंट प्रोटोकॉल में अब मैं छुप के सर्वर चला रहा हूँ,
अगर गवर्नमेंट आई और उन्होंने वो सर्वर बंद किया तो मेरा पूरा जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। बिटकॉइन में वो सेंट्रल सर्वर नहीं है, उस सेंट्रल सर्वर को उन्होंने क्या कर दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। अब चाइना बैन करता है तो ईरान माइनिंग कर रहा है, यूएस माइनिंग कर रहा है, रशिया माइनिंग कर रहा है, रशिया बैन करता है तो चाइना माइनिंग कर रहा है। तो ये सारे जो हैं ये आपस में कहीं ना कहीं से वो आपकी बात के अगर 3 बंदे भी सिस्टम चलता रहेगा, सिस्टम हमेशा के लिए चलता रहेगा और दुनिया की सुपर पावर्स इसको बैन नहीं कर पाई अब तक। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें आपने माइनिंग का जिक्र किया एंड अगेन जो भी करेंसी होती है, जिस किस्म की भी करेंसी है, इट्स बैक्ड बाय समथिंग, मे बी गोल्ड और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। इसमें अब आपने कहा कि ये डिसेंट्रलाइज है, हर बंदा जो है वो इसको माइनिंग कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनिंग का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हम अगर माइनिंग का सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक फिजिकल एक्सरसाइज आती है एक चीज़ को माइन करने के लिए, कि एक टाइम में जो है गोल्ड को माइन करने के लिए जो है वो एक कॉन्सेप्ट चला है। इसमें ये माइनिंग किस तरीके से होती है? मतलब मेरा एक्चुअली ये होता है ना कि सिंस मेरा अभी तक जितने भी बिजनेसेस या उससे रब्ता रहा है तो मुझे फिजिकल बिजनेसेस पसंद है, ठीक है, कि मेरे सामने एक प्रोडक्ट हो। सर्विस इंडस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड ये एक ऐसी चीज़ है कि इंटेंजिबल है, ठीक है। तो उसमें माइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझना इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी, ठीक है। सो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स? सो माइनिंग जो है बेसिकली ये जो टर्म है माइनिंग, इट केम फ्रॉम ये जो गोल्ड माइनिंग होती है बेसिकली, यहाँ से ये इस टर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट इन बिटकॉइन इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। गोल्ड के केस में माइनिंग जो है यू मिंट न्यू गोल्ड, ठीक है, यू गेट द न्यू गोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, उसको बेसिकली माइनिंग कहते हैं। इस जगह पे जो बिटकॉइन के अंदर माइनिंग है, इट्स मिंटिंग न्यू बिटकॉइंस, ठीक है। अब आप देखें जो बिटकॉइन जितने भी सर्कुलेशन में हैं वो सर्कुलेशन में कैसे आए? वो सर्कुलेशन में माइनिंग के थ्रू आए, ठीक है। शुरू में कोई बिटकॉइन नहीं था, माइनिंग के थ्रू बिटकॉइन लाया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा नॉन टेक्निकल बता देता हूँ कि थोड़ा सा माइनिंग जो है इट्स अ बिट टेक्निकल थिंग। सो इफ़ आई सेंड यू अ बिटकॉइन राइट नाउ, ठीक है, आप शायद दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हैं, मैंने आपको एक बिटकॉइन सेंड कर दिया, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जो है मेरी और आपकी वो थ्रू नोड्स ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, ठीक है। जो बिटकॉइन का नेटवर्क पेशावर में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, उसने उसको पकड़ लिया, उस ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया, ठीक है। ट्रांजैक्शन को पकड़ने के बाद जो माइनर्स होते हैं वो क्या, एक बेसिकली पूल होता है ट्रांजैक्शन का, ठीक है, जिसमें अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन होती है कि हारून ने हुसैन को ट्रांजैक्शन भेजी, हारून ने लेट्स सपोज हारिस को ट्रांजैक्शन भेजी, तो वो सारी एक बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, जिसको हम ट्रांजैक्शन का पूल कहते हैं, ठीक है। माइनर्स क्या करते हैं? माइनर्स उस ट्रांजैक्शन के पूल में से एक सबसेट ऑफ ट्रांजैक्शंस उठाते हैं, ठीक है। उठाने के बाद उन सारी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, ओके। वैलिडेट कैसे करते हैं कि जो मैंने आपको बिटकॉइन भेजा था तो वो माइनर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा, जो उसका सॉफ्टवेयर है बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर, कि मेरे पास पहले इतने बिटकॉइन थे कि नहीं, ठीक है, ये बिटकॉइन मैं ओन करता था कि नहीं था, ये बिटकॉइन मैं डबल स्पेंड तो नहीं कर रहा, ठीक है, ये बिटकॉइन जो है मैं राइट एड्रेस पे भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा, ठीक है, मैंने जो है ये बिटकॉइन की प्राइवेट की से इसको साइन किया कि नहीं, सब टेक्निकल थिंग। तो सारी चीज़ें वैलिडेट होती हैं, ओके। और बिटकॉइन जो शुरू का पहला बिटकॉइन था उससे लेकर अभी तक सारी हिस्ट्री देखी जाती है ये प्रूव करने के लिए कि ये बिटकॉइन मैं ही ओन करता हूँ, अच्छा, शुरू से आखिर तक। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर बिटकॉइन है, मैंने आपको सेंड कर दिया, ओके। उस बिटकॉइन की ओनरशिप पहले बिटकॉइन से लेकर अभी तक 2008 से लेकर अभी तक जो है वो पूरा ब्लॉकचेन स्कैन किया जाता है और ये देखा जाता है कि मैं उसको ओन करता हूँ कि नहीं करता, okay। उसकी सारी हिस्ट्री देखी जाती है। जब हर चीज़ वैलिडेट हो जाती है, इस तरह वो सारी ट्रांजेक्शन के साथ होती है। अच्छा। अब इट हैपन्स इन स्प्लिट सेकेंड, क्योंकि इट्स अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट हैपेंस इन स्प्लिट सेकंड। तो एक सबसेट ऑफ ट्रांजैक्शन माइनर ने ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसको उन्होंने एक ब्लॉक बना दिया, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। उन्होंने उस सब ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक की शक्ल में बनाया और अब ये ब्लॉक हिस्सा बनने जा रहा है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का, जो मैंने आपको बताया था ना कि पहले बिटकॉइन से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है उसको लेजर कहते हैं, ठीक है, वो इट्स अ लेजर। तो उस लेजर का हिस्सा बनने जा रहा है ये वाला लेजर। अब ये जब बिटकॉइन का हिस्सा बन जाएगा, लेजर का हिस्सा बन जाएगा, तो इसके बाद जो मैंने आपको बिटकॉइन भेजा था उस बिटकॉइन की ओनरशिप आपकी हो जाएगी, ठीक है। जब आप किसी को सेंड करेंगे तो फिर ये लेजर चेक किया जाएगा कि मैंने आपको बिटकॉइन भेजा भी था कि नहीं भेजा था, ठीक है। तो वहाँ से इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। आपको कुछ मैप बन रहा है, हाँ बिल्कुल, ब्लॉक बन गया, ब्लॉक को डालना है बिटकॉइन के लेजर में, यहाँ पर माइनिंग आती है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनिंग कैसे आती है? माइनिंग ऐसे आती है कि बिटकॉइन का जो कोर एल्गोरिदम है वो आपको कहता है कि
ये एक मैथ का पज़ल है, इसको सॉल्व करो आप। जिसने इसको सॉल्व कर दिया वो जो है इस ब्लॉक को लेजर का हिस्सा बना लेगा। ठीक है। और लेजर का हिस्सा बनाने के रिवॉर्ड में उस माइनर को बिटकॉइंस रिलीज़ किए जाएंगे जो कि बिल्कुल न्यू बिटकॉइंस होंगे। अच्छा। ठीक है। अभी वो 12.5 बिटकॉइन है पर ब्लॉक। तो एक बिटकॉइन अगर अभी मेरे ख्याल में 39,000 समथिंग है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 12.5 बिटकॉइन जो हैं वो कितने बनते हैं। दिस इज के जब भी वो एल्गोरिदम को सॉल्व उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ बिटकॉइन दैट द माइनर गेट्स। That the miner gets. Okay. And then the miner can spend to pay for their electricity and everything. Wonderful. अब आप ये देखें जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो 12.5 बिटकॉइन का उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो बंदा जो है, ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो मैथ का पजल इतना मुश्किल होता है कि उस बंदे को एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है माइनिंग का। अच्छा। ठीक है। शुरू में बिटकॉइन की वैल्यू कम थी, बिटकॉइन जो था वो बड़ा सस्ता था। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सस्ता था। बिल्कुल। लोग GPUs लगा लेते थे। ठीक है। 3 GPU लगा दिए, 4 GPU लगा दिए, लोगों ने माइनिंग शुरू कर दी क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू भी कुछ नहीं थी। ठीक है। GPUs आपकी बिजली भी इतनी नहीं लेते। अब जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती गई, वैसे वैसे इस एल्गोरिदम की वजह से जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती गई मैथ के पजल की। ठीक है। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो भी बढ़ती गई। और जितनी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है वो भी एक्सपोनेंशियल होती गई। तो ये सारी इकट्ठी ऊपर जाती है। ठीक है। 2015 में या 14 में बिटकॉइन की माइनिंग करना वाज मच सिंपलर। आप 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ गेम फॉर एवरीबडी। इसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जाती है और ठीक ठाक आप जो है इसमें एक एसिक मशीन जो है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट हम उनको कहते हैं, जो माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि GPUs इतने एफिशिएंट नहीं रहे। ठीक है। अब एसिक्स आ गए हैं जो सिर्फ ऑप्टिमाइज हैं इस मैथ के पजल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ठीक है। इन पैरेलल इतना हार्डवेयर होता है जिसमें मुख्तलिफ कार्ड्स लगे होते हैं, हर कार्ड इस मैथ के पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। तो वो एक एसिक जो है वो शुरू होता है $5,000-6,000 से, एंड देन इट गोज़ ऑल द वे टू $60,000-65,000 एक एसिक हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। सो यू नीड अ रेंज ऑफ दीज, प्लस ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, इनको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होती है। तो अब वो जो 12.5 बिटकॉइन लेने के लिए यू हैव टू स्पेंड समथिंग। ठीक है। माइनिंग में आप अपनी जो है फिज़िकल लेबर लगाते हो, आप अपना खून पसीना लगाते हो, आप इन्वेस्ट करते हो लोगों में हर जगह पे ताकि गोल्ड निकाला जा सके। इसमें आप इन्वेस्ट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी में, इस मैथ के पजल को सॉल्व करने में, ताकि आप जो है वो 12.5 बिटकॉइन ले सको बिटकॉइन के नेटवर्क से। और एवरी 4 ईयर्स ये जो बिटकॉइन रिवॉर्ड है ये हाफ होता जाता है। अच्छा। अभी 12.5 बिटकॉइन है तो मेरे ख्याल में एक साल पहले हाविंग हुई थी, अब 3 साल रह गए हैं। 3 साल बाद जो है 12.5 से वो 6 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा। तो इस तरह फिर बिटकॉइन की हाविंग से बिटकॉइन रिलीज़ कम। सो दिस इज़ बेसिकली माइनिंग। ठीक है। अच्छा, यही एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट जो है मुझे बहुत से लोगों ने समझाया भी है, ऑल्दो कि इट वाज वेरी डिटेल्ड और वो एक समझ आई है थोड़ी सी, लेकिन अगेन आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट कि ये जो प्रॉब्लम जो आप कहते हैं कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, ये इसकी एक छोटी सी कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हैं कि मतलब सिंस आप जो है इस चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हैं कि ये किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, डू वी नीड अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर इट? ठीक है। ये जो हार्डवेयर आपने तो बता दिया, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल मैं माइनिंग शुरू करना चाहता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो हार्डवेयर चाहिए उसको हम साइड पे रखते हैं, ठीक है, मैं माइनिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए और किस तरीके से आई कैन गेट इन्वॉल्वड इन इट? अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अगेन जो माइनिंग के पीछे पजल्स हैं वो मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा, सो इट्स वेरी टेक्निकल, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊँ कि इट्स ऑल क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी जो है वो आम लोग जो हैं उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, लेकिन वो जो है आपकी, मैं तो ये कहूँगा कि ज़िंदगी के दारोमदार क्रिप्टोग्राफी पर है। ठीक है। आप जब व्हाट्सएप से किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सो आपको पता होता है कि यार ये मेरी कम्युनिकेशन लीक नहीं होगी। ठीक है। आप जो है मैसेंजर पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप प्राइवेट कॉल्स करते हैं, आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, यू डू एवरीथिंग। तो उसमें यू ट्रस्ट द क्रिप्टोग्राफी बिहाइंड दिस थिंग। क्रिप्टोग्राफी जो है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम है, आई वुड से। ठीक है। जिसके ऊपर हर बंदा ट्रस्ट करता है। ठीक है। विदाउट दिस क्रिप्टोग्राफी लोगों के बैंक में पैसे भी नहीं होंगे, सारे
जिधर हैकर्स बैठे हुए हैं रशिया में, चाइना में, सारे पैसे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है। आपके बैंक्स काम नहीं करेंगे, आपका टेलीकॉम काम नहीं करेगा, आप पर्सनली काम नहीं कर सकते, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यू विल नॉट ओन एनीथिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ एन्क्रिप्टेड है, तो उसके पीछे बेसिकली वो क्रिप्टोग्राफी है। ओके, ठीक है। सो क्रिप्टोग्राफी जो है ये इधर जो है जितनी एडवांसमेंट्स हुई थी ये बेसिकली मिलिट्री से, हमारे पास मिलिट्री में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी कि वो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करना चाहते थे बिटवीन टू आर्मीज़। तो वहाँ से इसकी जो है मुख्तलिफ इक्वेशंस और बाकी जितनी चीज़ें वो बनी, और आते आते जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राफी। जो माइनिंग का एल्गोरिदम है वो भी क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस करता है। ठीक है। जो एल्गोरिदम है उसको SHA-256 एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। तो SHA-256 इज़ अ हैशिंग एल्गोरिदम, और उस हैशिंग एल्गोरिदम में हमने एक छोटा सा उसका सोर्स ढूंढना होता है। ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हे स्टैक। ओके। आपको एक बहुत बड़ी इक्वेशन दी गई होती है और आपको कहा होता है कि इस इक्वेशन का ये फलाना पार्ट कौन सा था। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिया गया और उसमें आपको कहा गया कि सुई कहाँ पर है। अब ये सुई फाइंड करनी है आपने। ठीक है। ठीक है। तो जो SHA-256 एल्गोरिदम है उसका आपने एक छोटा सा नॉन्स, जिसको हम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं, वो नॉन्स आपने फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के लिए आपके हार्डवेयर आपको अपना जो है वो बिल्कुल खून पसीना एक कर देते हैं जस्ट टू फाइंड दैट। मुझे जितना लग रहा है इसमें मतलब यू नीड सम टेक्निकल नॉलेज एज वेल। येस, यू नीड सम टेक्निकल नॉलेज, बट अभी बहुत ज़्यादा एक एब्स्ट्रैक्शन है इसमें। आप जो है वो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके यू कैन स्टार्ट माइनिंग ऑपरेशंस। तो उसमें बिल्कुल भी कोई आपको इन टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स SHA-256 और नॉन्स क्या है और किस तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइजेशंस उसकी अब काफ़ी माइनिंग एल्गोरिदम में ऑप्टिमाइजेशंस आई हुई हैं। कौन सी ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करनी है वो सब कुछ आपको, हाँ, जिस तरह एक टाइम में एक वेबसाइट बनानी होती थी तो आपको HTML PHP ये सारी सीखनी पड़ती थी। अब वर्डप्रेस और शॉपिफाई जैसी चीज़ें हैं कि आपने डायरेक्टली जो है एक ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर जो है हो जाते हैं। वंडरफुल टू नो दैट। इसमें आती है एक बात के टाइप्स ऑफ, अब ये कॉइन्स, टोकन्स, ये क्या चीज़ें हैं, कितने टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, कितने नहीं हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। अच्छा, इससे पहले मैं एक जो इसका बैकग्राउंड है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि बिटकॉइन जो था वो इट स्टार्टेड एज अ करेंसी, इट स्टार्टेड एज अ मनी। अब आपकी जो जेब में पैसे हैं, जो मनी है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। इट्स स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। किसी भी दुनिया में कोई भी करेंसी जो है, फियाट करेंसी, उसकी ये 3 वैल्यूज़ ज़रूर होती हैं। अब स्टोर ऑफ वैल्यू जो है, मेरा जो 5000 का नोट है, इट्स होल्डिंग 5000 रुपये की वैल्यू। ठीक है। इट्स स्टोरिंग वैल्यू। गोल्ड इज़ स्टोरिंग वैल्यू एज वेल। ठीक है। गोल्ड के अंदर भी एक वैल्यू है। बिल्कुल। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैं अपना 5000 आपको दे के आपसे कोई सर्विस ख़रीद सकता हूँ, आपसे कोई गुड्स ख़रीद सकता हूँ। ठीक है। तो वो एक 5000 के नोट में वो पावर है। गोल्ड जो है, इट्स नॉट अ वेरी आइडियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट बट नॉट नाउ। मैं भी आपको एक आउंस ऑफ गोल्ड दूंगा, आप उसकी करंट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी प्योरिटी देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद आप कहेंगे भाई मैं ये लेता हूँ। तो गोल्ड इज़ नॉट अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। राइट नाउ बट 5000 का नोट या कोई भी नोट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। उसमें कोई आपसे सवाल नहीं करता। तीसरा जो है वट्स यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि कैन यू स्पेसिफाई योर प्राइसेस इन दिस करेंसी। ठीक है। अब आप गोल्ड में अगर इसको स्पेसिफाई करें तो यू हैव टू चेंज योर प्राइसेस एवरी डे। ठीक है। अगर आप कोई शर्ट बेच रहे हैं और गोल्ड में उसकी प्राइस है तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज दैट, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है। लेकिन आप उसको PKR में डिनोमिनेट कर सकते हैं शर्ट को, ये 5000 की शर्ट है, वो 5000 की शर्ट जो है 1 साल तक 5000 की रहेगी। लेकिन अगर आप गोल्ड में करेंगे तो फिर हर महीने आपको ये हर दिन वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, गोल्ड ऊपर नीचे जाता है। सो गोल्ड इज़ नॉट अ गुड यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, दीज आर 3 थिंग्स जो कि मनी की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब शुरू में जो बिटकॉइन था उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। इट वॉज स्टोर ऑफ वैल्यू। वाई? बिकॉज पीपल परसीव इट एज समथिंग ऑफ वैल्यू, जिस तरह गोल्ड है। अब गोल्ड के पीछे भी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मेटल। कल को कोई एस्टेरॉयड अटैक होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड होता है तो आपकी गोल्ड की प्राइस नीचे चली जाएगी। ठीक है। क्योंकि गोल्ड तो इसीलिए है ना कि यहाँ पे आप लोग उसको वैल्यूबल मानते हैं, तो पीपल परसीव इट एज समथिंग ऑफ वैल्यू, तो आप गोल्ड को वैल्यू देते हैं, वरना गोल्ड इज़ जस्ट अ मेटल। सेम इज़ द केस विद बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन वॉज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू था। ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, लोगों ने इससे चीज़ें ख़रीदना और लेना शुरू कर दी। एंड इट वाज यूनिट ऑफ अकाउंट एज वेल।
यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि उसकी प्राइस जो थी वो शुरू में कम थी और थोड़ी सी स्टेबल थी, लेकिन ओवर द ईयर्स जो सातोशी नाकामोटो ने इसको करेंसी कहा था बिटकॉइन को, लेकिन ओवर द ईयर्स बिटकॉइन इवॉल्व हो गया टू मिमिक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड, टू मिमिक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, सो राइट नाउ इट्स अ वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब उस डिबेट में हम बाद में आएंगे कि ऊपर नीचे जाता है तो इट कैन लूज 50% ऑफ द वैल्यू इन द डे। इट्स अ वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप इसको देखें, इट गेव मोर रिटर्न्स देन गोल्ड और बाकी जितनी भी चीज़ें। इट्स नॉट अ वेरी गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसकी वजह यह है कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो फ़ीस है, नेटवर्क फ़ीस, वो बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन नॉट बाय अ कप ऑफ कॉफ़ी राइट नाउ। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लाइटनिंग नेटवर्क, लेयर 2 नेटवर्क्स, वो बात की बात है। मैं अभी सिर्फ बिटकॉइन की बात करूँ। तीसरा यूनिट ऑफ अकाउंट भी ड्यू टू वॉलेटिलिटी, वही गोल्ड की प्रॉपर्टी है। आपको फिर अगर गोल्ड में हर दिन चेंज करना है तो बिटकॉइन में हर घंटे बाद आपको प्राइस चेंज करनी होगी। ठीक है, इट्स अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इट इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ करेंसी टू अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, सो अब आ जाते हैं क्रिप्टो पे और टोकन्स पे। जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसकी फिर दो क्लासेस हैं। एक जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, जिसमें आपका बिटकॉइन आ जाता है, इथेरियम आ जाता है, बाकी करेंसीज आ जाती हैं जी। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं कि दे आर द फियाट अल्टरनेटिव ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, जिसको हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। स्टेबल कॉइन्स में आपके USDT आ जाता है, USDC आ जाता है, डाई आ जाता है। वो बेसिकली ये है कि ये एक क्रिप्टो एक कॉइन है जो कि पीछे उसका $1 बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, बैकिंग के लिए दे आर बैक्ड बाय डॉलर्स। ओके, इफ देयर आर $1 बिलियन इन द बैंक, सो देयर आर 1 बिलियन क्रिप्टो टोकन्स। ठीक है, तो हर टोकन जो है वो $1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो वो फियाट को ले आया आपके क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर। तो वो डॉलर ही है बेसिकली। ठीक है, डॉलर की वैल्यू जो ऊपर नीचे जाती है, इस हिसाब से उनकी वैल्यू भी ऊपर नीचे जाती है। दे आर बैक्ड बाय डॉलर्स। तो थोड़ा सा जो है मतलब डिफाई भी करता है जो आपने मुझे क्रिप्टो का एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट बताया कि इट्स बैक्ड बाय पीपल जो कि इसको माइन कर रहे हैं एवरीथिंग, जिसके पीछे फिजिकल कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है वही बात होगी, जिस तरह गोल्ड है मनी के पीछे, तो इसके पीछे आपने कहा कि अगेन मनी है टोकन्स के पीछे। नहीं, वो एक सेपरेट क्लास ऑफ क्रिप्टो है जो कि बनाई गई फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। स्पेसिफिक पर्पसेस ये कि क्रिप्टो में ओवर द ईयर्स ये देखा गया कि इसमें जब तक हमारे पास स्टेबल कॉइन्स नहीं होंगे तब तक क्रिप्टो इकोसिस्टम इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अब इसमें क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स भी हैं। ठीक है, तो नॉट जस्ट डॉलर्स, इसके पीछे गोल्ड भी है, इसके पीछे इथेरियम भी है, बिटकॉइन भी है। सो क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स भी हैं। उनका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपकी प्राइस को हमेशा $1 रखते हैं। तो इसमें फियाट बैक्ड है, जो स्टेबल कॉइन के मैं कैटेगरीज में चला जाता हूँ सिंस आपने पूछा। इसमें फियाट बैक्ड है, इसमें कमोडिटी बैक्ड है और इसमें क्रिप्टो बैक्ड है। कमोडिटी में गोल्ड और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, क्रिप्टो में फिर ये क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं जो कि गुड स्टोर ऑफ वैल्यू है। और तीसरा जो है वो डॉलर बैक्ड है, जो फियाट बैक्ड जिसको हम कहते हैं, जिसमें पीछे डॉलर्स पड़े हैं। तो स्टेबल कॉइन्स की 3 कैटेगरीज हैं, तीनों वाइडली यूज़ होती हैं। तीनों का पर्पज़ ये है कि जो उसकी प्राइस है वो $1 रखी जाए। अच्छा, एक यूनिट ऑफ अकाउंट की $1 प्राइस रखी जाए। ठीक है, तो ये इसकी वजह से अब क्रिप्टो में 2 हैं। एक जो है गुड स्टोर ऑफ वैल्यू जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी सब आ जाते हैं। दूसरा जो है इट्स करेंसी। ठीक है, इट्स द करेंसी ऑफ द क्रिप्टो इकोसिस्टम जिसमें स्टेबल कॉइन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब स्टेबल कॉइन्स जो है वो अलग चीज़ है और ये जो है जो दूसरा क्रिप्टो है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब आप स्टेबल कॉइन होल्ड करें, इट्स जस्ट लाइक यूर होल्डिंग डॉलर्स। अच्छा, उसका कोई आपको मतलब जिस तरह हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, USD अगेंस्ट यूरो हम लोग ट्रेड करते हैं, तो जितना USD के ऊपर चेंज आएगा वो इनके ऊपर भी आएगा। बिल्कुल, तो इट्स जस्ट लाइक होल्डिंग डॉलर्स। ठीक है, आप अभी रखें, 10 साल बाद रखें, 20 साल बाद रखें। अगर आपके पास 10,000 USDT हैं लेट्स सपोज, जो कि एक स्टेबल कॉइन है जिसको टेथर कहते हैं, तो 20 साल बाद भी आपके पास उतने ही टेथर होंगे, उतने ही डॉलर्स होंगे। ठीक है, एंड देन यू कैन कन्वर्ट दोज इन डॉलर्स एज वेल। तो वो एक गेटवे है स्टेबल कॉइन्स बिटवीन द क्रिप्टो इकोसिस्टम एंड द नॉर्मल फियाट इकोसिस्टम। तो मेरे हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी हम इसे कह सकते हैं रादर देन जो क्रिप्टो इन इटसेल्फ जो जितना मॉडल है। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता होगा। इज दैट ट्रू? स्टेबल कॉइन्स में हाँ, स्टेबल दे मिमिक द डॉलर। अच्छा, जैसा डॉलर है वैसे ही है। अब फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ अगर हाँ, दिस इज मोर स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अनलेस अगर डॉलर में बहुत बड़ी हलचल मच रही और हाइपर इन्फ्लेशन आ गई यूएस में, समथिंग हैपन्स, तो ऑब्वियसली दी स्टेबल कॉइन्स आर गोइंग टू सफ़र एज वेल, लेकिन दे आर द डॉलर्स। ठीक है, और ये बैक्ड हैं डॉलर से।
अब क्रिप्टो का जो इको सिस्टम है, इट वाज इनकम्प्लीट विदाउट दीज, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम है और हमारे पास एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें बैंक्स हैं, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन दोनों के दरमियान हमें एक ब्रिज चाहिए था। वो ब्रिज जो है वो स्टेबल कॉइन्स है। ठीक, सो देयर लाइक अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड दिस जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है इसमें, ठीक है, दे आर द ब्रिज। सो ये क्रिप्टो में टोकन्स हैं, दीज आर नॉट कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स इज समथिंग एल्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस तरह इंटरनेट है, ऑन इंटरनेट यू लॉन्च डिफरेंट एप्लीकेशंस, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, देयर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ब्लॉकचेन जो है, इट्स लाइक द इंटरनेट। ओके, On top of this internet, you can launch different projects which we call tokens. ठीक है। अब बिटकॉइन इज़ अ सेपरेट थिंग, बिटकॉइन इज़ अ कॉइन, उसका एक अपना ब्लॉकचेन है, सही, ठीक है ना। इथीरियम इज़ अ कॉइन, उसका अपना ब्लॉकचेन है। लेकिन इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है, इट अलाउज यू टू बिल्ड एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ। ओके, इथीरियम का ब्लॉकचेन है, उसको इंटरनेट की तरह सोचें, ठीक है। ठीक है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर यू लॉन्च डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं टोकन्स, उन प्रोजेक्ट के टोकन्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टोकन्स एंड कॉइन्स। टोकन्स आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हर टोकन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सही, आप फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आपका फेसबुक है, उसकी वैल्यूएशन $400 बिलियन है, बिल्कुल, ठीक है। एक दूसरी कंपनी आती है, उसकी वैल्यू $3 ट्रिलियन है, ठीक है। वो मुख्तलिफ उसकी वैल्यूएशंस होती है, इट डिपेंड्स कि उस टोकन को लेके कैसे चलता है कोई, सही, ठीक है। टोकन जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी की तरह ऑपरेट करता है, टोकन्स, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट करेंसी, ओके, ठीक है। सो यू कैन लॉन्च अ टोकन। इथेरियम की प्राइस अगर लेट्स सपोज $2500 है, लेकिन आप टोकन लॉन्च करते हैं, वो टोकन सक्सेसफुल होता है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, तो आपकी टोकन की प्राइस $80,000 हो सकती है। जबकि अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म की करेंसी की वैल्यू इतनी है $2500, लेकिन आपके टोकन की प्राइस 80 तक जा सकती है, जितना आप चाहें उतना उसका। तो दोनों की प्राइस में कोई कोरिलेशन नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट। फेसबुक इज़ इंडिपेंडेंट, फेसबुक जो जैसा करेगा वैसी उसकी वैल्यूएशन होगी, ठीक है, ट्विटर जैसा काम करेगा वैसी उसकी वैल्यूएशन होगी, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, ठीक है। बिल्कुल, सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड ऑन टॉप ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, जो कि गवर्न करते हैं कि टोकन जो है वो कितना वैल्यूएबल होगा ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द टोकन्स। इथेरियम के ऊपर टेथर इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि स्टेबल कॉइन है। exactly. वो प्रोजेक्ट क्या है, वो बेसिकली इट्स बैक्ड बाय डॉलर्स, ठीक ठीक है। है। जो डाई है, इट्स अ सेपरेट थिंग। डाई जो है वो इट्स बैक बाय क्रिप्टो। इनकी वैल्यू पे जो है सोली फ़र्क जो है वो जिस चीज़ से बैक्ड है, फॉर एग्जांपल USD से जो है इसको बैक किया गया है, तो स्टेबल उसकी कॉइन्स की बात कर रहे हैं, स्टेबल जी कॉइन्स जी। की बात कर रहा हूँ। स्टेबल कॉइन्स एंड टोकन्स आर सेम थिंग, राइट? स्टेबल कॉइन्स आर टोकन्स एंड देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर टोकन्स एज वेल, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके जो क्रिप्टो करेंसी लाइक फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उससे इन टोकन्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। तो मतलब ये टोकन दोनों के तरफ से जो है इसको देखना लेकिन इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, होता है। ठीक है, ठीक है। इसका कोरिलेशन है जिस तरह यू कैन लुक एट स्टॉक मार्केट, ठीक है। इफ़ अ कंपनी इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन देयर इज़ अ ब्लड बाथ, ठीक है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब ब्लड बाथ मार्केट में आएगा, मार्केट नीचे जाएगी, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो भी नीचे जाएगी। बिल्कुल, सो इसमें क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है उसकी डोमिनेशन सबसे ज़्यादा है। इट होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द दिस वाज द मार्केट शेयर। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है, सो इट होल्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर। दूसरे उस पर इथेरियम है, ठीक है। ठीक है, सो उसमें जो है इनकी डोमिनेंसी, इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो जब ये दो गिरते हैं तो इसके साथ जो है वो बाकी कॉइन्स और टोकन्स भी गिरना स्टार्ट होते हैं, बट इट्स अ मार्केट फिनोमिना, ठीक है। उसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है या कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है कि दे आर वेरी कोरिलेटेड विद ईच अदर। वो जब मार्केट नीचे जाती है तो ऑब्वियसली ये सब नीचे जाते हैं। इसमें आपने एक जिक्र किया प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स एंड कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अगर हम लोग समझना चाहें इसको कि प्रोजेक्ट बेसिकली होते क्या हैं इसमें जब हम बात करते हैं? अच्छा, इसके जो बेसिकली वी डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइक
दे आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम में ये स्मार्ट है लेकिन दे आर नॉट रियली स्मार्ट। सो जिस तरह नॉर्मली आप ऐप्स बनाते हैं, ऐप स्टोर के ऊपर डालते हैं, आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, यू पुट इट ऑन अ सर्वर, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है यू कैन थिंक ऑफ इथेरियम एज अ बिग सर्वर, ठीक है, और उस सर्वर के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डालते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेशंस। अब ये एप्लीकेशंस जो है ये इनकी बहुत सी वैरायटी होती है, लाइक इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी क्या क्या बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है कि जो IoT डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो ड्राइवरलेस कार्स हैं उसके लिए बनाया हुआ है कि लेट सपोज अगर एक जर्नी एक जगह से शुरू हुआ वहाँ पे ख़त्म हुआ, ये प्राइस बनी, ठीक है, वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्न कर रहा है कि अच्छा डिस्टेंस इतना था, प्राइस इतनी हो गई, तो मेरे वॉलेट से टोकन चले जाएंगे ड्राइवर को, ठीक है। उसमें ना कोई बैंक है बीच में, कुछ भी नहीं है, टोकन मेरा ट्रांसफ़र हो गया उसको, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सी एप्लीकेशंस लोगों ने बनाई हुई हैं, IoT से रिलेटेड बनाई हुई हैं। स्टेबल कॉइन्स इज़ वन एप्लीकेशन, ठीक है, कि उन्होंने कहा यार ऐसा टोकन लॉन्च करते हैं जो कि बैक्ड बाय समथिंग हो ताकि उसकी प्राइस स्टेबल रहे, तो स्टेबल कॉइन्स बन गए। इस तरह हाँ, इस तरह बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लैंडिंग और बोरोविंग के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो बने हुए हैं इसके ऊपर जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन टॉप ऑफ इथेरियम प्लेटफॉर्म। और इंटरऑपरेबिलिटी बेसिकली इसमें फिर बाज़ ऑरिकल्स आ जाते हैं कि जो आउटसाइड डेटा को ला के आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पुश करते हैं, लाइक चेन लिंक, ठीक है, वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी की एप्लीकेशन क्या होगी। अच्छा, इसकी जो आपने कहा ना कि इट्स अ मीन ऑफ एक्सचेंज, जी, ठीक है। मैंने जितना क्रिप्टो को एक टाइम में देखा था, जब के इनिशियली जब ये था, तो इसका एक बड़ा कनेक्शन बनता है डीप वेब के साथ, ठीक है। एंड इनिशियली जो है ये एक चीज़ आई थी कि इसकी बेसिकली जो एप्लीकेशन है इस चीज़ की वो ये है कि आप डीप वेब के ऊपर जो है इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो हाउ ट्रू इज़ दैट, एंड वाकई में ऐसा हुआ है, होता है? जी बिल्कुल, डार्क वेब के ऊपर आप जो हैं ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो ये नहीं देखता कि ट्रांजैक्शन लीगल है इलीगल है, ये क्या है, जस्ट लाइक कैश, ठीक है। अगर आप किसी ड्रग डीलर को लेट्स सपोज इफ़ यू पे इन कैश, तो कैश डजंट येल केयर व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ट्रेस नहीं है, उसका कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो दुनिया में जो सबसे एनोनिमस करेंसी है वो कैश ही है, ठीक है। बिटकॉइन फिर भी आप उसको उसके एड्रेसेस हैं पब्लिक, उसको आप जाके ट्रेस कर सकते हैं, जिस तरह हर बिटकॉइन जो है वो ट्रेस होता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रैक होता है, अगर मैंने आपको भेजा है पूरी हिस्ट्री उसकी चेक होगी कि मैं वाकई में उसको ऑन करता हूँ कि नहीं करता। कैश में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप किसी को कैश दें तो इट्स द मोस्ट एनोनिमस करेंसी ऑन द प्लैनेट, ठीक है। आपकी जितनी वॉर्स हुई, जितना सब कुछ हुआ, वो सारा कैश और गोल्ड पे हुआ, ठीक है। वो जो है बाकी उसमें उस वक्त बिटकॉइन नहीं था, उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन दुनिया आधी तबाह हो गई थी। तो जो इतनी जो मोबिलिटी क्रिएट की थी वेपन्स की, और जो इतनी परचेजिंग की गई थी वो बिटकॉइन के थ्रू की गई थी, वो कैश के थ्रू की गई थी, वो गोल्ड के थ्रू की गई थी। सो वो दुनिया के सबसे एनोनिमस मीन्स हैं। बिटकॉइन फिर भी सूडो एनोनिमस हम इसको कहते हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली एनोनिमस। बिल्कुल बिटकॉइन जो है वो डार्क वेब के ऊपर यूज़ होता है। और बट वाज इट मेड फॉर इट? नहीं, इट वाजंट मेड फॉर द डार्क वेब, ओके। इट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द डार्क वेब। और डार्क वेब जो है वो बिटकॉइन से पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है। वो तो बिटकॉइन से पहले एग्जिस्ट करता था, जस्ट लाइक द टोरेंट प्रोटोकॉल, बाकी जितने प्रोटोकॉल थे, तो ये प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते थे BTC से पहले भी। और ये रिसर्चर्स ने बनाए थे टू प्रमोट एनोनिमिटी, ठीक है। और डार्क वेब के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं। और बाय द वे इट वाज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मिलिट्री, जो डार्क वेब था, इट डिडंट कम फ्रॉम इंटरनेट तो इन इटसेल्फ जो इवॉल्व हुआ है तो वो मिलिट्री के लिए हुआ है। सो डार्क वेब में उनको एक मीडियम चाहिए था, अ पब्लिक मीडियम वेयर दे कैन easily communicate or exchange of information, critical information कर सके। Then it found its way towards जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो सब खोजें। और इट्स अ वेरी नीश कह दें मार्केट डार्क वेब की, इट्स नॉट वेरी पब्लिक। हर चीज़ का जो है एक सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन सिंस ये एक कॉन्सेप्ट है कि इसको बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है कि एक डार्क वेब के ऊपर इलीगल उसके लिए जो है इसको यूज़ किया जाए। तो दैट्स वंडरफुल टू नो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि मैं ये बड़ा सोचता हूँ कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में कि हम लोग बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से कोई चीज़ ख़रीद सकें, ठीक है। क्योंकि एट द मोमेंट तो अगर हमारी ज़ुबान में गए तो एक हवाई चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगेगा, क्या ऐसे स्टेप्स होंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, नंबर है? क्योंकि अभी तो सिर्फ जो है बस एक चल रही है एक चीज़।
देखिए अभी भी यू कैन डू ट्रांजैक्शंस ऑन क्रिप्टो, यू कैन बाय थिंग्स विद क्रिप्टो, तो वो बिल्कुल भी उसमें आप समझें कि ऐसी कोई बात नहीं कि आप क्रिप्टो से कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। मेरी जो सर्विसेज एजेंसी है उसके सारे पैसे जो हैं वो क्रिप्टो में आते हैं, देन वी कन्वर्ट देम बैक टू फियाट, ठीक है, एंड वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है, ठीक है, एंड स्पेशली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन की इंट्रोडक्शन के बाद लोग जो हैं ऑनलाइन अपनी ख़ास तौर पे इवन पाकिस्तान के अंदर बाहर कंट्रीज़ में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव पेपैल हेयर, वी डोंट हैव अदर थिंग्स हेयर, तो उसकी वजह से इंडिया में भी ख़ास तौर पे वहाँ पे पेपैल बाकी चीज़ें हैं, but they're very limited in their functionality, so people do accept USDTs, people do accept stable coins, और उसमें बहुत से लोग अब इसमें मर्चेंट साइड पर अडॉप्शन थोड़ी सी कम है, ठीक है। अभी पेपैल ने मर्चेंट्स को अलाउ किया कि वो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर सकें। अच्छा, तो पेपैल जितने भी दुनिया में मर्चेंट्स ऑनलाइन पेपैल इस्तेमाल करें, नाउ दे कैन एक्सेप्ट द मनी इन क्रिप्टो। तो जितने भी क्रिप्टो यूज़र्स हैं उनको एक मीन मिल गया कि वो अगर इफ़ दे आर होल्डिंग क्रिप्टो सो दे कैन पे देम इन क्रिप्टो, ठीक है। लेकिन पेपैल इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि अगर आपने कोई शर्ट बेची है 3,000 रुपये की, मैंने आपको पेमेंट कर दी, तो आपको पैसे फियाट में नज़र आएंगे। जो एक्सचेंज का जितना भी मसला है वो आपको डील नहीं करना पड़ेगा, वो आपको पैसे उसमें ही मिलेंगे डिनोमिनेशन में। आई एम पेइंग इन क्रिप्टो, यू आर नॉट गेटिंग क्रिप्टो, ठीक है। सो इस तरीके का कन्वर्ट होकर मिलेंगे, कन्वर्ट होकर। सो इस तरह की अब बहुत सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आई हुई हैं, काफ़ी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं जो कि क्रिप्टो को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड ओवर द ईयर्स वी विल सी दिस थिंग, और हो गई है बेसिकली कि पीपल विल पे इन क्रिप्टो, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल जो है उनको पता ही नहीं होगा कि दे आर पेइंग इन क्रिप्टो, ठीक है। जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड और बाकी जितने भी, मतलब पीपल डोंट नो हाउ क्रेडिट कार्ड्स ऑपरेट, पीपल डोंट नो हाउ डेबिट कार्ड, पीपल डोंट इवन नो हाउ बैंक्स ऑपरेट, ठीक है, बट दे यूज़ इट एनीवेज। तो जिस तरह आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका UX इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि हर प्रोसेस जो होगा वो बिल्कुल सीमलेस होगा, ठीक है जी। वही है कि क्रेडिट कार्ड से हम लोग वो प्लास्टिक मनी है, बिल्कुल, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिजिकल मनी में, वो डिजिटली जो है वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, इसमें अगेन हम लोग इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वन कॉइन के नाम से एक स्कीम आई थी, ठीक है, जिसको वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। तो हाउ डिफरेंट इट इज़, ठीक है, इसमें चूँकि अब कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, मतलब एक लिटरली जो है मैंने ऐसे ऐसे कॉइन्स के नाम बीच में सुन लिए, बिटर कॉइन एक बीच में था जो कि यूई से जो है ऑपरेट हो रहा था एंड स्टफ। सो is it different from these Ponzi and pyramid schemes, and how do we actually इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये चीज़ जो है ठीक है, ऑथेंटिक है और ये नहीं है? ठीक, अच्छा देखिए इसमें यह है ना कि क्रिप्टो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। अब क्रिप्टो में एक स्कैम प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी क्रिप्टो जो है इट्स अ स्कैम। मैं आपको इसकी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हर वो चीज़ जो कि डिजिटल एज में स्टार्ट हुई, ठीक है, जो डिजिटल एरा में स्टार्ट हुई, वो इवॉल्व हुई फ्रॉम बीइंग अ स्कैम एंड अ शेडी मीडियम टुवर्ड्स अ मोर मैच्योर मीडियम, ठीक है। इट हैपेंड विद द इंटरनेट। हम लोग देख लें तो हाँ, आप इंटरनेट को देखें, इंटरनेट जो था शुरू में अनयूजेबल था, देयर वर सो मेनी वायरसेस, मालवेयर थे, देयर वर लाइक आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वेबसाइट खोलें तो सामने एड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही एक शेडी मीडियम था, बिल्कुल, ठीक है। इंटरनेट फोरम्स की बात करें, दे वर ऑल स्पैम, एवरीबडी वाज सेलिंग समथिंग, ठीक है। फोरम्स के ऊपर बिटकॉइन की जो एक माइनिंग का एक एलिमेंट है वो बेसिकली हैश कैश से आया था, ठीक है। तो हैश कैश ये था कि इंटरनेट के शुरू में फोरम पे स्कैम ही स्कैम था, तो लोगों ने बस पीछे धड़ाधड़ हज़ारों की तादाद में मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे कि यार हम ये चीज़ बेचते हैं, वो इट वाज अ मीडियम, ठीक है। लोग आते थे तो वो अनयूजेबल हो गया था। तो एक प्रोफेसर थे, गालिबन MIT से थे आई थिंक, या स्टैनफोर्ड से थे, सो उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया कॉल्ड हैश कैश। तो हैश कैश ये करता था कि जो बंदा भी फॉरम के अंदर कोई पोस्ट कर रहा है या कमेंट कर रहा है तो उसको लेट से 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उस 30 सेकंड में वो एक छोटी सी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेगा, जिस तरह 2 + 2 = 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उस वक्त ज़माने में तो कंप्यूटर्स इतने वो एडवांस नहीं थे। इसकी वजह ये हुआ कि लेट सपोज अगर एक बंदा 1 सेकंड में 1 मिलियन मैसेजेस कर रहा है, लेकिन अब उसको हर मैसेज के बाद 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, तो वो फिर 300 मैसेज से ज़्यादा नहीं कर सकता। अब कहाँ 1 मिलियन, कहाँ 300 मैसेज, तो स्पैम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट
वेज टू प्रिवेंट स्पैम ऑन द फॉरम्स। अब ये टेक्नोलॉजी उन्होंने अब इक्वेशन चेंज कर दी, टेक्नोलॉजी यही है माइनिंग में, लेकिन इक्वेशन चेंज कर दी है, ठीक है, ताकि इसमें टाइम का और जो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट है वो आ जाए। सो जितने भी ये सोशल मीडिया आप देख लें, फेसबुक सारा यही चीज़ था, इंस्टाग्राम सारा यही चीज़ था, ट्विटर सारा यही चीज़ था, अभी आके वो इवॉल्व हो गया एक मैच्योर प्लेटफॉर्म की तरफ। बिटकॉइन भी अर्ली है, ठीक है। क्रिप्टो इकोसिस्टम इज़ अ वेरी अर्ली इकोसिस्टम। दूसरी इसकी वजह ये कि इट्स डिसेंट्रलाइज, इसका कोई क्रिप्टो का कोई अब्बा नहीं है, ठीक है। यही सबसे बड़ा सवाल जो उठाता है। तो मैं आपके स्कैम की तरफ आता हूँ। क्रिप्टो का कोई अब्बा नहीं है, ठीक है। अब फेसबुक है, इट्स अ कंपनी, वो इधर से पैसे उठाए, इधर से डेवलपर हायर किए, ये थिंक टैंक बिठाया, प्रोडक्ट को उन्होंने इवॉल्व किया, ठीक है। सेम गोज विद एवरी सेंट्रलाइज प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इस तरह इंटरनेट इंप्रूव हुआ, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम। ये डिसेंट्रलाइज है, जो कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि डिसेंट्रलाइज है। इसको कोई गवर्नमेंट, कोई जो है वो एक फेमस कोटेशन थी, यू कैन टेक क्रिप्टो आउट ऑफ योर कंट्री बट यू कैन नॉट टेक कंट्री आउट ऑफ योर क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो इतना बड़ा है कि उससे आप अपना कंट्री नहीं निकाल सकते, आप अपनी कंट्री से क्रिप्टो निकाल दोगे। सो चाइना जैसी कंट्री जो है वो बैन नहीं कर पाया क्रिप्टो को। इसमें यह है ना कि इसका कोई सेंट्रलाइज एंटिटी नहीं है जो कि इसको गवर्न करे, ठीक है, जो कि इसको जो है आपको कंट्रोल करे, जो कि इसको अपग्रेड करे, इसको देखे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो बड़ा स्लोली जो है वो इम्प्रूव होता है। सो इसकी वजह से अब आम अगर इंटरनेट की एप्लीकेशंस देखें, अगर उनको 5 से 6 साल लगते हैं मैच्योर होने में, तो बिटकॉइन को शायद 10 से 12 साल लगे मैच्योर होने में, लेकिन इट्स गोइंग टू गेट मैच्योर। अब शुरू में जिस तरह इंटरनेट के शुरू में बहुत ज़्यादा स्कैम था, बहुत ज़्यादा जो था, लोग फिशिंग हर चीज़ उस पर होती थी, वो जो है क्रिप्टो इकोसिस्टम में भी स्टार्ट हुई, ठीक है। 1 कॉइन आया, बाकी जितने कॉइन्स आए वो सब कुछ आया। अब बिटकॉइन 2008 में बना था, लेकिन अडॉप्शन उसकी 2008 में नहीं हुई थी, 2010-11 तक तो लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है। मुझे तो फोरम्स के थ्रू पता चला, मैं उस वक्त बहुत अच्छा डेवलपर था, मैं खुद ही सब कुछ करता था, तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी मुझे अच्छा प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो फिर मैं इस स्पेस में चला गया और मैंने इसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि आई वाज माई सेल्फ अ डेवलपर, मैं एक इंटरनेट गीक था, मैं बैठा रहता था, ठीक है। सो अब हर बंदा तो मेरी तरह नहीं होता। तो ये जो बिटकॉइन की मास एडॉप्शन है, मास एडॉप्शन भी मैं इसको नहीं कहूँगा, थोड़ी सी जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो 2013-14 में जो है वो बनना शुरू हुई थी। और फिर इथेरियम भी गालिबन 2014 में आया था, समथिंग 2015 में आया था। तो वो करते करते जो है वो अब कहीं जाके, तो इट्स वेरी अर्ली। हम तो कहते हैं 2008, लेकिन 2008 वो वाला 2008 नहीं था कि उन्होंने फेसबुक पे एड्स चलाए थे। दे स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फॉरम। 2009 में तो हमें फेसबुक मिला पाकिस्तान में। हाँ, सो ये करते करते ये स्पेस अभी कहीं जाके इसने सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन हासिल किया है, एंड इट्स वेरी वेरी अर्ली। तो अब इंटरनेट देखें तो इंटरनेट तो फिर आपका 80 से चल रहा है, ठीक है, जो डार्बा के उस पर कब से चल रहा है, लेकिन अब जब उसने ज़रा सा रिटेल की तरफ आया था इंटरनेट, तो वो थोड़ा सा काफ़ी टाइम गुजर चुका था। सेम इज़ द केस विद दिस। अब इसमें बहुत से स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। 1 कॉइन वाज वन ऑफ दैम, इट वाज अ बिग स्कैम। बाकी सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब स्कैम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि भाई स्कैम को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट है, तो इसकी ब्यूटी भी है और इसकी जो है ड्रॉबैक भी है कि हर बंदा आके अपना कोई टोकन या कॉइन लॉन्च कर सकता है, और वो भी कहेगा कि मैं बिटकॉइन के जैसे बनूंगा। इसमें लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों ने अभी भी लोग अब इतने सोफिस्टिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं उनके बड़े बैड होते हैं, इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंटरनेट जो है ये जो उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो बड़े बैड होते हैं। तो गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे गवा बैठते हैं। पॉन्जी पिरामिड स्कीम्स कब से चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं, ठीक है। बिटकॉइन से पहले भी चल रही थी और बिटकॉइन के बाद भी चल रही है। बात है, उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री इस पर देख रहा था, उसमें ये था कि अगर हम लोग पॉन्जी स्कीम जो फर्स्ट हुई है तब से लेकर अभी तक इनकी इवन स्पीच भी सेम है। अच्छा, जो इनके अल्फाज है ना वो भी सेम है, सिर्फ मीडियम्स बदल रहे हैं, सही, ठीक है, और बस वो एक शक्ल बदल रही है। क्या कहते हैं आप, रेफरल्स हैं और कमीशन। हाँ, एग्जैक्टली। सो इसको तो आप पेमेंट, हाँ, गेट रिच क्विक जो है वो इनकी स्कीम है। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को ख़ुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखें, ट्रेडिशनल फाइनेंस में देयर आर अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस किसी हद तक इस स्कैम को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। राइट नाउ यू कांट लिस्ट अ शेडी कंपनी ऑन स्टॉक मार्केट, और शेडी कंपनीज लिस्ट होती हैं। इफ़ यू वॉच वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो
एरोडाइन कैपिटल समथिंग लाइक उसके हाँ उसके स्टॉक्स भी बिकते हैं, ठीक है। शेडी कंपनीज भी आती हैं, वो शेल कंपनीज जो हैं वो आपकी लिस्ट होती हैं स्टॉक पे, लेकिन जनरली जो स्कैम की फ्रीक्वेंसी है वो कम है, हो रही है स्टॉक मार्केट में कम है, हाँ, बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। उसने भी टाइम लिया है। हाँ, स्टॉक मार्केट पे एग्जिट स्कैम नहीं है कि एक कंपनी ने एग्जिट लिया और उसके बाद भाग गए सब कुछ, उस तरह की कोई बात स्टॉक मार्केट में नहीं होती। उसमें फिर ये है कि इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के स्पेस में रेगुलेशंस नहीं है, तो अब लोगों का जो है, शुरू में लोग अगर आप देखें तो लोग पैसा बैंक में डालते हैं, दे ट्रस्ट द बैंक, यार बैंक जो है वो मेरा पैसा अपने पास सेफ रखेगा। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करते हैं हर जगह पे, दे ट्रस्ट द सिस्टम कि यार ये सब कुछ दे विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। दे ट्रस्ट द सिस्टम इन अ ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्ल्ड। इन अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वर्ल्ड दे हैव टू ट्रस्ट देमसेल्व्स। जजमेंट्स, इसको हम ट्रस्टलेस सिस्टम कहते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है बेसिकली ट्रस्टलेस सिस्टम्स हैं, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन, ओके, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल डिसेंट्रलाइज। इसको हम ट्रस्टलेस सिस्टम्स कहते हैं कि इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट निकल गया। ओके, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट अ ह्यूमन के मेरी ट्रांजैक्शन आपके पास जाएगी कि नहीं, ठीक है, ठीक है। आई हैव टू ट्रस्ट द क्रिप्टोग्राफी, द मैथ बिहाइंड इट। ओके, और फंड्स को सिक्योर कौन रखेगा, मैंने अपने आप पे भी ट्रस्ट करना है और मैंने अपने आप पे ये जिम्मेदारी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि देयर इज़ नो बैंक। बट हाउ? अब मसला ये है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस के वर्ल्ड में इवन देयर आर सिस्टम्स जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, फिर भी इन लोगों के साथ स्कैम होता है। बिल्कुल होता है। अब इसमें जब कोई ट्रस्ट का एलिमेंट ख़त्म हो गया, दे ओनली हैव टू ट्रस्ट देमसेल्व्स, और ख़ुद को उन्होंने अकाउंटेबल ठहराना होगा, तो इसमें तो स्कैम की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब एजुकेट कैसे करना है ख़ुद को, वो एजुकेट आपने इस स्पेस के बारे में खुद ही करना है। यू हैव टू स्टडी द बिजनेस मॉडल्स, यू हैव टू सी द टीम, यू हैव टू लुक एट द ट्रैक्शन, you have to look at a lot of things before investing in a project. ठीक है, तो आर देयर एनी प्लेटफॉर्म्स दैट यू वुड रिकमेंड कि अगर एक बंदा जो है जो ऑलरेडी इस स्पेस में है, ठीक है, उसको कुछ लोग हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? देखिए इसमें कोई स्पेसिफिक किस तरह का कोई एग्रीगेटर नहीं है कि वो अनाउंस करता हो कि आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, इन प्रोजेक्ट्स में ना करो, ठीक है। देयर आर बिग प्रोजेक्ट्स, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, दे कंट्रोल लाइक मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर, बाकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। यू हैव टू लुक एट द यूटिलिटी, यू हैव टू लुक एट द मॉडल योरसेल्फ। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि आपको अनाउंस करे, और फिर इसमें बहुत से लोगों के साथ स्कैम इसलिए होता है कि किसी बड़े बंदे ने अनाउंस किया होता है, उस पर भी आते हैं, और वो आके कहता है कि यार आप इसमें इन्वेस्ट करो, पीछे से उनकी पार्टनरशिप्स होती है, दे टेक द मनी एंड दे गो आउट। इवन जो स्कैम्स करते हैं लोग, दे मोस्टली टेक द मनी इन ईदर BTC और इथेरियम। 10,000 टोकन इधर आ गए इनके पास, अच्छी खासी जो स्टोर ऑफ वैल्यू है इथेरियम वो आकी, और ये इथेरियम लेके चले गए, तो ये खुद इथेरियम और बिटकॉइन लोगों से बटोरते हैं। क्वेश्चन डाउन द स्ट्रीम, लेकिन चूंकि जो है डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, तो लेट्स टॉक अबाउट इलन मस्क, ठीक है, कि एक बंदा ये अभी रिसेंटली जो है कुछ ट्वीट्स, उसकी जो ट्वीट है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ ट्वीट्स उसके ऊपर ये आई कि मतलब दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, दिस इज़ अ गैम्बलिंग, कि अगर एक बंदा जो है उसकी ट्वीट पे जो है एक चीज़ आसमान पे चढ़ रही है और ज़मीन पे गिर रही है, तो इसका एग्जैक्टली क्या इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, एंड इज़ ही द ओनली वन जो कि इस चीज़ को वो कर रहा है, या और भी इन्फ्लुएंसर्स इस तरह के हैं? देखें, अगर आप स्टॉक मार्केट से सारी की सारी रेगुलेशंस को निकाल दें तो स्टॉक मार्केट का भी यही हाल होगा, ठीक है। इवन अभी पाकिस्तान के अंदर AKD है, ही इज़ अ बिग इन्वेस्टर। AKD को आप जानते हो, अकील ढेडी, बिल्कुल। तो वो जब उनके बंदे स्टॉक मार्केट में आवाज़ लगाते हैं कि PIA ख़रीद लो, तो PIA के स्टॉक ऊपर चला जाता है। जब वो कहते हैं कि ये फ़लानी चीज़ बेच दो, तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, ठीक है। सो ये प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये प्लेयर हर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रेगुलेशंस होने की वजह से इनका जो इफ़ेक्ट है वो मिनिमल होता है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक मार्केट के ऊपर आपने सारी रेगुलेशंस को निकाल दिया। जब आपने रेगुलेशन निकाल दी तो यही लोग होंगे जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होगी। कल को इमरान खान साहब कहेंगे कि PIA इज़ गोइंग बैंकरप्ट, सो PIA का स्टॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, हाँ 20 रुपये से आ जाएगा 2 रुपये पे। तो यही फिनोमेना स्टॉक मार्केट के ऊपर भी होगा। रेगुलेशंस जो हैं, अब इसमें रेगुलेशंस आ नहीं सकती क्योंकि इट्स डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अगर इसमें रेगुलेशंस आ सकें और इसको सेंट्रलाइज एंटिटी कंट्रोल कर पाए, तो फिर इससे अच्छा ट्रेडिशनल फाइनेंस का सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी था। वी हैव पेपैल, वी कैन ट्रांसफर मनी, वी हैव वेनमो, वी हैव मैनी अदर मीडियम, भी जो है इलन मस्क की है। हाँ, सो मतलब वो सारे तो हमारे पास मीडियम्स मौजूद है पहले से, तो इसकी तो ब्यूटी यही है कि डिसेंट्रलाइज है। अब इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली जो है मतलब हर फील्ड में है, आई टोटली एग्री विद दैट, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें ज़्यादातर जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो
मिडिल क्लास से जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान में इसका चूँकि ट्रेंड आया हुआ है और कोई तरीके का बंदा जो है वो बता नहीं रहा, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसकी वजह से उनके पैसे ऑब्वियसली जो है बहुत ज़्यादा इसमें ऑन एट रिस्क होते हैं। और अगर एक ट्वीट जो है वो इसको ज़मीन और आसमान की तरह जो है वो बदल रही है। सो हाउ एग्जैक्टली डू यू से कि मतलब इसमें सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन कोई बंदा पूछे कि इस क्रिप्टो फॉर एवरीवन, तो मैं कहूँगा नो, क्रिप्टो इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी शुड लुक एट एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ऐसे आप अपना जो है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यू कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप अपना फ़िक्स डिपॉजिट करा लेते हैं, बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका पैसा लूज़ ना हो। रिस्क एपेटाइट आपकी कम होती है, रिस्क एपेटाइट बढ़ती है दैन रियल स्टेट आता है, फिर स्टॉक मार्केट आता है, फिर इफ़ यू वेरी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर तो फिर वीसी फंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें 95% फेलियर रेट है स्टार्टअप्स का। इतना ज़्यादा, मतलब इतना तो आपका बीटीसी में भी नहीं है जितना वेंचर कैपिटल के अंदर है। फिर हेज फंड्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की जो है वो एवेन्यूज़ हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप जाके कहीं कि यार मैंने वीसी बनना है, ठीक है, क्योंकि वो 1 करोड़ 5 लाख बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 करोड़ से फिर ज़्यादा पैसा बनाना, दैट्स समथिंग। तो आप अपनी जो है रिस्क एपेटाइट बहुत सी चीज़ों को देख के आप मुख्तलिफ एसेट्स के अंदर, एसेट क्लासेस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह जो है वो स्टार्टिंग अ बिज़नेस है, ठीक है। इट्स रिस्की बट नॉट एवरीवन कैन स्टार्ट इट, ठीक है। लोग जॉब करते हैं, अब उनको कहें कि यार आप बिटकॉइन में जितनी तेज़ी से जा रहे हो तो उतना बिज़नेस स्टार्ट कर लो, तो वो बिज़नेस कभी स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो कहेगा यार वो बहुत रिस्की है, जबकि उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि बिटकॉइन भी रिस्की है। इस पॉडकास्ट के शुरू में मैंने कहा था कि क्रिप्टो इज़ अ वेरी वॉलेटाइल एसेट। अगर ये एक दिन में 40% नीचे भी आता है तो फिर ये उसी टाइम में 100% ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। यही जो है क्रिप्टो की जो वॉलेटिलिटी है, यहीं पे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, बट नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इस चीज़ को जानते हैं। पीपल डू ट्रेड फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें अप्लाई होती हैं, बट विद वेरी डिफरेंट मेट्रिक्स वेरिएबल्स आप उनको कह दें। सो उसमें ये है कि बिटकॉइन, लेट सपोज अगर हम जूम आउट करें तो बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। इवन अभी जो करंट डिप है उसके बावजूद भी बिटकॉइन $35,000 से ऊपर है, ठीक है। तो कहाँ शुरू हुआ था वो $10 से, $1 से, कहाँ गया वो अभी $35,000 पे, इवन बाय लूजिंग 40% ऑफ द मार्केट। तो जूम आउट करें तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। लेकिन फिर अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपकी जो है वो होल्डिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इस तरफ आएँ। अब वॉलेटिलिटी अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी फॉरेक्स में भी है, वॉलेटिलिटी आपकी स्टॉक मार्केट में भी है। आप डे ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टॉक आपने बाय लो किया, सेल हाई कर दिया, ठीक है, दैट्स हाउ यू मेक मनी इन डे ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी ना हो तो फिर डे ट्रेडर क्या करेंगे, वो तो फिर लॉन्ग टर्म जो है वो पैसे लेके अपना बैठे रहेंगे। सो ये सारे बेसिकली इसमें चीज़ें। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है फॉर डे ट्रेडर्स, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बिकॉज इफ़ यू जूम आउट देन यू विल सी कि यार रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अब हर बंदा जो है वो ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडर इन इट सेल्फ इज़ अ बिज़नेस, ठीक है। वो आप सुबह से शाम तक बैठेंगे, स्क्रीन्स को देखेंगे, इंडिकेटर्स को देखेंगे, बहुत सी चीज़ों को देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इसको सेल करना है कि नहीं करना। अब हर बंदा डे ट्रेडर नहीं बन सकता। तो अब एक वो बंदा जो कि जॉब भी कर रहा है, जिसके पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और वो उसको वॉलेटिलिटी और वो चीज़ें डील भी नहीं कर सकता, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होल्ड भी नहीं कर सकता, तो वो क्रिप्टो में आए ही ना। अच्छा, वो क्रिप्टो में उसको आना ही नहीं चाहिए। ये अगेन आपने बात की कि नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आजकल जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? देखिए, इट्स मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ठीक है। जो गेट रिच फॉर देम, गेट रिच क्विक स्कीम्स जो हैं वो हमेशा से मुख्तलिफ शेप्स और फॉर्म्स में यहाँ पे हमारे सामने नज़र आती हैं। उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत से लोग जो हैं लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ लगाते हैं कि आप फ्रीलांसर बने, बिकॉज ऑब्वियसली दे सेल कोर्सेज, दे सेल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, और उससे दे मेक मनी।
इसी तरह क्रिप्टो भी है। क्रिप्टो में लोग जो हैं वो शोर मचाते हैं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, एंड दे सेल कोर्सेज एंड ट्रेडिंग सिग्नल्स एंड दे मेक मनी। सो ये हर जगह पर है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व नहीं है, लेकिन इफ़ यू सी आउटसाइड तो फेसबुक मार्केटिंग की अपनी एक दुनिया है। उसमें लोग बैठे हुए कि यार हम ज़मीन पे रहते थे, अब हम मेंशन में रह रहे हैं बिकॉज वी रैन फेसबुक एड्स। सो वो आजकल स्नैक वीडियोस का भी जो है वही चल रहा है। इसी तरह टाइलोब्स आप जानते होंगे, टाइलोब्स था, इस तरह काफ़ी लोग थे। बायर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। सो उसमें हर बंदा जो है कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने उठाया हुआ है, वो लोगों को गेट रिच क्विक स्कीम का जो है वो एक सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग पीपल टू कम इन टू जंप इन। अब ऑब्वियसली हर बंदे को पता है कि फेसबुक एड्स सीख के, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2 महीने में सीख के, इट्स अ बिजनेस इन इटसेल्फ। नोबडी कैन से क्या मैं वाइडली सक्सेसफुल हो जाऊंगा इसमें, बट पीपल डू इट एनीवेज। तो इसमें कोई ऑथेंटिक ऐसे ग्रुप्स हैं या आप कोई ऐसा ग्रुप रन कर रहे हैं जिसमें लोगों को वाकई में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो? करंटली मैं ख़ुद अपने जो है मेरी फेसबुक प्रोफाइल आप अगर सर्च करें मोहम्मद हारून बेग, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें, तो वहाँ पे मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड आई कॉल देम रियल क्रिप्टो नॉलेज स्निपेट्स। आई डोंट टॉक अबाउट स्पेकुलेशंस और बाकी चीज़ों को मैं डील नहीं करता। मैं प्योरली जो है करंट स्टेट ऑफ द मार्केट जो है उसको मैं डील करता हूँ, वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी वो उससे जो मतलब निकालना चाहते हैं वो उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बट करंट स्टेट ऑफ द मार्केट मैं उनको बता देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च अ फेसबुक ग्रुप, वेरी नीश फेसबुक ग्रुप ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ एवरीवन, कि जिसने $100 भी क्रिप्टो में डाला है तो वो भी आए, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जिसने $100 डाला है और वो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, एंड अ पर्सन जिसने $20,000 डाला है और उसके लिए एक्सपेरिमेंट मनी है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल। माइंडसेट डिफरेंस है, स्ट्रेटजी का डिफरेंस है, होल्डिंग पावर उनकी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल एक अलग तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फेसबुक ग्रुप, अ वेरी नीश ग्रुप, जिसमें सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होंगे, सो दैट दे कैन टॉक विद ईच अदर, एंगेज एंड शेयर वैल्यू। जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ और कंजेशन ग्रुप्स में बन जाए तो उसमें फिर अच्छे लोग भी बात करने से कतराते हैं, वो कहते हैं यार अब हम बच्चों के साथ क्या बहस करें। अच्छा, इसमें एक आजकल की जो डिप है इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले भी जो है इसी तरह की एक डिप आई थी। आई गेस वो 18,000 से जो है नीचे जो है कुछ 4,000 4.5 पे जो है वो ड्रॉप हुआ था। इस दफ़ा जो है 60s से जो है वो 30s में आया। बिल्कुल। इस डिप के पीछे एग्जैक्टली क्या वजह है? देखिए, ये डिप्स जो है ये हिस्टोरिकली आती हैं, हर बुल रन के बाद जो है ये एक डिप आता है, बल्कि कई डिप्स आती हैं। 2013 में बुल रन था, फिर 2017 में था, फिर 2020-21 का बुल रन है, इसके बाद ये डिप आई, ठीक है। तो ये डिप्स तो आती रहती हैं। सो इस डिप की वजह, एग्जैक्ट वजह जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट्स नॉट इलॉन मस्क, अच्छा, ठीक है, इट्स नॉट इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की ट्वीट से जो है ये मार्केट इस तरह ऊपर नीचे नहीं जाती, वो इट वाज अ कोइंसिडेंस, जिसकी वजह से जो है लोगों को लगा कि शायद इलॉन मस्क इज़ मैनिपुलेटिंग द मार्केट। बेसिकली हम इसमें एक एंटिटीज़ होती हैं जिनको हम वेल्स कहते हैं, क्रिप्टो वेल्स। व्हेन दे टेक एग्जिट फ्रॉम द मार्केट तो उससे मार्केट बैठ जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सर्कुलेटिंग सप्लाई बिटकॉइन के लेट्स से 10 मिलियन है, समथिंग इतनी मिलियन है। अब उसमें से कोई अगर 50,000 बिटकॉइंस एक साथ एक्सचेंज के ऊपर सेल करता है, सेल ऑफ करता है, तो मार्केट इज गोइंग टू पैनिक, ठीक है। वो तो नॉर्मल जो स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स हैं, तो वेल्स आती हैं, क्रिप्टो वेल्स उनको कहते हैं। एक्सचेंज का जो है वो इनफ्लो ज़्यादा होता है, और वेल्स जो हैं दे व्हेन दे सेल ऑफ देयर होल्डिंग्स, तो उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है। और हिस्टोरिकली इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे गई थी। और अच्छा, नीचे जाने की वजह से फिर पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि क्रिप्टो में ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं किया, वो भी क्रिप्टो में आए हुए हैं, तो वो देखेंगे यार ग्राफ नीचे जा रहा है तो फ़ौरन सेल कर देंगे। तो पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कपल्ड विद द वेल्स सेलिंग देयर होल्डिंग्स, तो उस वजह से जो है क्रिप्टो की मार्केट नीचे जाती है। तो यही वजह है कि 18 से 3 पे आई थी, अब 64 से जो है वो 30-32 तक आ गई थी, 33 तक, अब शायद अभी चढ़ी है, फिर शायद दोबारा नीचे आए। सो ये वॉलेटिलिटीज़ होती रहती हैं, और बहुत मैसिव वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अगर ये 3 से 64 पे गया तो 36 पे आया ना, 1 तक तो नहीं आया, ठीक। तो 3 पे आपने 5 पे इन्वेस्ट किया, आपने 10 पे किया हो, 15 पे किया हो, 20 पे किया हो, 25 पे किया हो, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, ठीक है। सो बहुत ऊपर गई थी, उस हिसाब से भी नीचे इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं?
जी बिल्कुल होते हैं। तो वो किस तरह आइडेंटिफाई की जा सकते हैं? बेसिकली उसके मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस भी है, फिर आप ऑन चेन एनालिसिस करते हैं, मैं ख़ुद ऑन चेन एनालिसिस करता हूँ। तो ऑन चेन एनालिसिस में यू लुक एट दीज थिंग्स इन रियल टाइम, कि फॉर एग्जांपल कितने बिटकॉइन किधर फ़्लो हो रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या चल रहा है, तो उससे आपको उसका पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। हिस्टोरिकली जब एक्सचेंज इनफ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जब वेल्स ने अपनी बिटकॉइन फॉर सेल लगाए हैं, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे गई है, और ये हर दफ़ा ऐसा ही था, ठीक है, इस दफ़ा भी ऐसा ही था। अब वो अलग बात है कि वेल्स ने इलॉन मस्क को कॉल किया हो कि आप ये ट्वीट करो, तो हम वो कर रहे हैं, तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन वो इलॉन मस्क की जो ट्वीट है इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, और वो ट्वीट अभी भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था, जब बिटकॉइन 64 पे था फिर भी ट्वीट कर रहा था, जब बिटकॉइन नीचे आया फिर भी ट्वीट कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसको इलॉन मस्क को सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया। मिल गई थी वो जो लास्ट टाइम डॉज के साथ हुआ है, तो उसके बाद ऑब्वियसली जो है वो लोगों का एक किस्म का वो ईमान आ गया था कि बस अब इसने बोला है, तो इसकी वजह से जो है ये वो एक नई क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स आई है जो कि मीम कॉइन्स, इनको हम कहते हैं शिट कॉइन्स या मीम कॉइन्स हम कहते हैं। तो मीम कॉइन्स के अंदर लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इसमें बहुत रिस्की है। यू कैन मेक मनी बट यू कैन लूज मनी वेरी फास्ट कंपेयर टू बिटकॉइन एंड अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। वंडरफुल।